जब बच्चे की पैदाइश का सफ़र शुरू होता है तो अक्सर सारी तवज्जो ख़वातीन की सेहत पर होती है। लेकिन एक बात है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, वो ये कि पिछले 50 सालों में मर्दों की फर्टिलिटी में एक बहुत बड़ी, एक ड्रामेटिक तब्दीली आई है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और समझेंगे कि मर्दाना सेहत इस सफ़र में कितनी अहम है। ये नंबर देखें, वाकई चौंका देने वाला है ना। 1973 से 2018 के बीच पूरी दुनिया में मर्दों के स्पर्म काउंट में औसतन 51.6% कमी आई है। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। एक खामोश बहरान जो आलमी सतह पर मर्दाना सेहत को मुतासिर कर रहा है। तो आखिर हो क्या रहा है? स्पर्म्स के साथ ये सब क्यों हो रहा है? इस ड्रामाई कमी के पीछे क्या वजहें हैं? क्या ये हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा माहौल या कुछ और? आज के इस तज्जिये में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम आलमी रुझान से बात शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि स्पर्म की सेहत पर कौन सी चीज़ें असर करती हैं, फर्टिलिटी को नापते कैसे हैं, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, और आखिर में इसके जज्बाती पहलुओं पर भी बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं और इस मसले की गहराई में जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये रुझान कितना बड़ा है और मर्दाना बांझपन आजकल कितना आम हो चुका है। देखें, बांझपन एक बहुत वसी मसला है जिससे दुनिया में हर 6 में से एक जोड़ा मुतासिर होता है, और हैरानी की बात यह है कि तकरीबन आधे केसेस में मर्दाना सेहत का कोई ना कोई किरदार ज़रूर होता है। लेकिन सबसे तशवीशनाक बात यह है कि साल 2000 के बाद स्पर्म काउंट में कमी की जो रफ्तार है वो दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। ये इस मसले की बढ़ती हुई संगीनी को जाहिर करता है। अच्छा, तो ये मसला है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं? आखिर वो कौन से अवामिल हैं जो स्पर्म की पैदावार और उसके मेयार पर इतना गहरा असर डाल रहे हैं? पता है, हमारी रोज़मर्रा की जो आदतें हैं ना, उनका सीधा सीधा असर स्पर्म की सेहत पर पड़ता है। सिगरेट, शराब, मोटापा और मुसलसल जहनी दबाव, ये सब जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं और हार्मोन्स का बैलेंस खराब कर सकते हैं, और इसका बराह रास्त असर स्पर्म के मेयार पर होता है। अच्छी खबर यह है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में हैं। एक बहुत ही आम सी चीज़ भी बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकती है, अंडरवेयर का इंतखाब। जी हाँ, रिसर्च बताती है कि जो लोग बॉक्सर्स पहनते हैं उनमें तंग अंडरवेयर पहनने वालों के मुकाबले स्पर्म की तादाद 25% तक ज़्यादा हो सकती है। वजह बहुत सादा सी है, खस्सियों को स्पर्म बनाने के लिए जिस्म के दर्जे हरारत से थोड़ा ठंडा रहना होता है, और यही वजह है कि गर्म टब, गोद में लैपटॉप रखना या कार की हीटेड सीट्स भी स्पर्म की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। लाइफस्टाइल के अलावा कुछ तिब्बी और माहौलियाती चीज़ें भी बहुत अहम हैं, जैसे माहौल में मौजूद जहरीले मादे, कीमोथेरेपी जैसी दवाइयाँ और वेरिकोसील यानी खिस्सियों की रगों का फूल जाना। ये सब स्पर्म की पैदावार पर बराह रास्त असर डाल सकते हैं। तो एक मुकम्मल तशखीस के लिए इन तमाम पहलुओं पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर फर्टिलिटी का अंदाज़ा लगाते कैसे हैं? उसका जो सबसे बुनियादी टूल है वो है सीमेन एनालिसिस। चलें देखते हैं क्या होता। सीमेन एनालिसिस यानी मनी का तज्जिया स्पर्म की सेहत की एक मुकम्मल तस्वीर देता है। इसको ऐसे समझे जैसे एक स्विमिंग टीम की रिपोर्ट हो। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है टीम में कितने तिराक हैं, मोटिलिटी का मतलब है उनमें से कितने हरकत कर रहे हैं, और मॉर्फोलॉजी यानी कितने तिराकों की शक्ल और साख्त बिल्कुल ठीक है। आलमी इदारा सेहत ने हर एक के लिए कम अज़ कम मेयार तो रखा है, लेकिन ये कोई पास या फेल टेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक मजमूई जायज़ा है कि टीम कितनी मजबूत है। कुछ संगीन केसेस में तज्जिये में एक भी स्पर्म नहीं मिलता। इस हालत को एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्दाना बांझपन का शिकार तकरीबन 10 से 15% लोगों में पाया जाता है, और इसकी वजह जानने के लिए मज़ीद गहरी तिब्बी तहकीकात की ज़रूरत पड़ती है ताकि इलाज की सही सिमत तय की जा सके। कभी कभी मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए डॉक्टर्स को थोड़ा और गहराई में जाना पड़ता है। इसके लिए जदीद टेस्ट भी तजवीज़ किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्पर्म के डीएनए की सेहत की जांच, ये देखने के लिए कि कहीं जनियाती मवाद को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, या फिर हार्मोन टेस्ट, ताकि ये पता चले कि जिस्म सही सिग्नल पैदा कर रहा है या नहीं। ये टेस्ट मसले की तह तक पहुंचने में मदद करते हैं। अच्छा, तो अब तक हमने मसले की बात की, अब आते हैं हल की तरफ। और अच्छी खबर यह है कि बेहतरी के कई रास्ते मौजूद हैं, जिनमें तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियों से लेकर तिब्बी इलाज तक सब कुछ शामिल है। एक बहुत ही अहम बात समझने की यह है कि एक स्पर्म को पूरी तरह बनने और बालिग होने में तकरीबन 70 से 90 दिन लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आज जो भी मुस्बत तब्दीली लाई जाएगी उसके नताइज देखने में तकरीबन 3 महीने लगेंगे। तो खुराक, वर्जिश, अच्छी नींद और टेंशन पर काबू पाना, ये वो सबसे मौसर कदम है जो आज से ही शुरू किए जा सकते हैं।
اور یہ چارٹ دیکھیں، یہ کتنا زبردست طریقے سے دکھا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی غذائی تبدیلی بھی کتنا بڑا فرق لا سکتی ہے۔ لائکوپین، جو پکے ہوئے ٹماٹروں میں پایا جاتا ہے، ایک بہت طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ سپرم کی تعداد، حرکت اور ساخت تینوں میں نمایاں بہتری لا سکتا ہے۔ یہ قدرت کی طاقت کی ایک بہترین مثال ہے کہ صحیح غذا کتنی مؤثر ہو سکتی ہے۔ لائکوپین کے علاوہ دوسرے غذائی اجزاء بھی ہیں جو سپرم کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کی طرح کام کرتے ہیں۔ وٹامن سی اور ای، زنک اور فولک ایسڈ جیسے اینٹی آکسیڈنٹس سپرم کو آکسیڈیٹو سٹریس سے بچاتے ہیں، جو کہ آلودگی اور ناقص غذا کی وجہ سے ہونے والا ایک قسم کا سیلولر نقصان ہے۔ اور اگر لائف سٹائل چینجز سے بھی بات نہ بنے تو پھر بھی طبی اور جراحی کے آپشنز موجود ہوتے ہیں۔ ہارمونل عدم توازن کو دوائیوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تاکہ سپرم کی پیداوار کے سگنل بہتر ہوں، جبکہ ویریکوسیل جیسی جسمانی رکاوٹوں کو ایک چھوٹی سی سرجری کے ذریعے درست کیا جا سکتا ہے تاکہ سپرم کے لیے ماحول کو بہتر بنایا جا سکے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم بات، یہ سارا سفر صرف میڈیکل ٹیسٹ اور نمبرز کا نہیں ہے، اس کا گہرا جذباتی پہلو بھی ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ چارٹ ایک بہت بڑی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ بانجھپن کسی ایک شخص کا قصور نہیں، بلکہ یہ ایک جوڑے کا مشترکہ سفر ہے۔ بھلے ہی 20% معاملات میں صرف مردانہ عنصر ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن 35% معاملات میں یہ ایک معاون عنصر کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ کیسز میں مرد اور عورت دونوں کی صحت کا کردار ہوتا ہے۔ یہ ایک مشترکہ چیلنج ہے جسے مل کر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس مشترکہ سفر میں سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ بات چیت۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کرنا، اپنے ڈر اور احساسات کو شیئر کرنا اور ایک دوسرے کا سہارا بننا، یہ اس مشکل وقت کو نہ صرف آسان بنا سکتا ہے بلکہ رشتے کو اور بھی مضبوط کر سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر مردوں کو اپنے جذبات چھپانے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن اس سفر میں یہ رویہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اپنے احساسات کو، چاہے وہ غصہ ہو، مایوسی ہو یا دکھ، تسلیم کرنا، اپنے ساتھی سے ان پر بات کرنا اور اگر ضرورت ہو تو مدد مانگنا کمزوری نہیں بلکہ یہ جذباتی ہمت اور طاقت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو مردانہ فرٹیلیٹی کا موضوع پیچیدہ ضرور ہے، لیکن اس میں ناامیدی کی کوئی وجہ نہیں۔ علم، مثبت تبدیلیوں اور کھلی بات چیت کے ذریعے اس چیلنج پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مشترکہ فرٹیلیٹی کے سفر میں پہلا قدم کیا ہے؟ شاید وہ پہلا قدم صرف اس گفتگو کو شروع کرنا ہے۔